हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का आपका सेकेंड चैप्टर, जो चैप्टर आपका विद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर का आज हम धमाकेदार क्लास आपके बीच लेके आए। इसका मतलब है कि आज का ये क्लास ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों भाई? क्योंकि आज के इस क्लास में मैं जितने भी सारे टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी वो सारे टॉपिक एग्जाम में डायरेक्ट मैच करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपका क्वेश्चन वैसा पूछा जाए, जैसे कि आपको बोर्ड में मेरे क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो क्वेश्चन कहता है कि संधारित्र को प्रभावित करने वाले आप कारक बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे कि आप कोई भी बोर्ड के हो, बिहार की हो, यूपी के हो, झारखंड को, मतलब कोई भी बोर्ड के हो ना, ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कैपेसिटर से क्वेश्चन बनाएगा तो ये टॉपिक देना बहुत ज्यादा उसको जरूरी होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं तो सबसे पहले बोलती हूँ, ये टॉपिक को आपको घटक लेना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक समझाती हूँ, फिर उसके बाद आपको घटकना है। उसके बाद फिर हम आपको आगे ले चलेंगे कि श्रेणीक्रम में संधारित्र को जोड़ने पर क्या रिजल्ट आता है, फिर पासक्रम में जोड़ने पर क्या रिजल्ट आता है। ऐसे ही आज की क्लास में इन सारी चीजों को डिस्कस करने वाले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले आप कीजिए क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक। तो संधारित्र को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं। वो 3 कारक कौन कौन? फर्स्ट हो जाएगा आपका संधारित्र के प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल, फिर हो जाएगा संधारित्र के प्लेटों के माध्यम, फिर संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका? सबसे फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि संधारित्र के प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल, संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल। शॉर्ट में मैं क्षेत्रफल लिख दी भाई। संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल क्या कहता है? क्षेत्रफल कहता है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि जितना आप इसकी धारिता को बढ़ाएंगे उसका क्षेत्रफल भी उतना बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यही तो कहता है। तो फर्स्ट इसका जो है कारक वो कंप्लीट हो गया। क्या लिखेंगे इसमें? आप इसमें लिखेंगे संधारित्र का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता भी बढ़ जाती है। ओके, तो फटाफट लिखते हैं भाई और इस चीज को क्लीन करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम कि किसी संधारित्र का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है। कहने का मतलब है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका A हो जाता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम एक बॉक्स में घेर लेते हैं। अगर ऐसा आपको कोई पूछ दे तो आपको यही टिक करनी है। ठीक है, अगर पूछेगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखें। तो और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा होगा तो कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र की धारिता को प्रभावित करता है। तो ये ऐसे भी दे सकता है। और आगे मैं आपको अभी बताऊंगी कि कौन कौन सा क्वेश्चन में आपको कितने कितने सारे ऑप्शंस मिलेंगे, कैसा ऑप्शन मिलेगा वो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो कहीं अगर ऐसा आपको दिख जाए प्रभावित करने वाले कारक में तो आप इसको ये भी टिक करना है और आगे मैं बताऊंगी आपको उसको भी टिक करना है। ठीक है, सेकेंड ले चलते हैं। आपका सेकेंड हो जाता है कि फर्स्ट आपने देख लिया संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल, सेकेंड आपका हो जाता है संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम दूरी को लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दूरी लिखेंगे 2 नंबर में, आपका क्या हो जाएगा? संधारित्र के प्लेटों के मध्य दूरी। ठीक है, दूरी का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि दूरी का जो धारिता होगा ना वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप संधारित्र की प्लेटों के बीच का दूरी बढ़ाएंगे तो आपका धारिता घट जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें आपको यहाँ पे लिख देनी है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कहने का है इसको बढ़ाएंगे तो ये चीजें घट जाएगी। ठीक है, तो यही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? यहाँ लिख देंगे अभी जस्ट तुरंत कि किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच दूरी बढ़ने पर धारिता क्या हो जाती है? धारिता यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, लिखिए यहाँ पे घट जाती है, घट जाती है। ओके, अब आपको लिखना है नेक्स्ट, और वो आपका हो जाएगा लास्ट। वो है आपका संधारित्र के प्लेटों के मध्य माध्यम। ठीक है, कोई माध्यम डालते हैं। माध्यम में यहाँ पे कहने का मतलब है जैसे कि कोई चालक हो गया या फिर कोई परावैद्युत हो गया। मेरे कहने का मतलब है लकड़ी ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, कोई तांबा हो गया, कोई छड़ हो गया, वो सारी चीजें माध्यम है। ठीक है, तो यदि 2 प्लेटों के बीच हम माध्यम रख देते हैं तो पूछा गया है इसकी धारिता क्या होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं भाई, थर्ड आपका हो जाता है संधारित्र
के प्लेटों के मध्य माध्यम। ठीक है, तो माध्यम क्या होता है? माध्यम होता है जैसे आप कोई भी आपका संधारित्र है भाई, इसमें अगर आप कोई माध्यम डालते हैं ना तो इसकी जो धारिता होती है वो बढ़ जाती है कोई भी माध्यम डालने पर। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच माध्यम डालने पर धारिता क्या हो जाती है? इसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, कोई भी माध्यम अगर आप डालते हैं दोनों प्लेटों के बीच तो क्या हो जाता है? उसका बढ़ जाता है। संधारित्र के प्लेटों के बीच माध्यम डालने पर उसकी धारिता क्या बढ़ जाती है, लेकिन हाँ क्या डालेंगे आप? चालक, कुचालक, ये दो चीजें आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तब जाके इसकी धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई। तो मैं इसमें वीआई कर देती हूँ। आपने फर्स्ट देख लिया कि जब संधारित्र के प्लेटों के बीच क्षेत्रफल होता है ना, वो अगर बढ़ती है तो उसकी धारिता भी बढ़ जाती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और संधारित्र के प्लेटों की दूरी बढ़ेगी तो उसका धारिता भी घट जाती है। यहाँ पे मैं लिखने भूल गई, यहाँ पे आप लिखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? डी का, यानी कि दूरी का, डिस्टेंस हो जाता है दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस का। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक वो सारी चीजें। ये आपने लास्ट देख लिया कि कोई भी माध्यम डालते हैं उसकी धारिता बढ़ जाती है, सिंपल सा। तो ये तीनों आपका क्लियर हो गया। तो आप क्या कीजिए, इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो टॉपिक होंगे। ठीक है, तो फटाफट नोट। मैं अब इन सारे चीजों को क्लीन कर देती हूँ भाई। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन की समतुल्य धारिता। तो देखेंगे अब संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता। श्रेणी क्रम क्या कहता है भाई? श्रेणी क्रम होता है कि अगर आप कोई भी संधारित्र में इसको सीरीज वाइज जोड़ते हैं ना, जैसे कि ये लाइन दर लाइन जोड़ते हैं, ये रहा आपका धारिता का सिंबल कुछ ऐसे होता है भाई। तो इस तरह से अगर आप जोड़ते हैं तो उसी चीज को हम लोग नाम दे देते हैं श्रेणी। ठीक है, श्रेणी में जोड़ने वाले को हम लोग श्रेणी क्रम नाम देते हैं। श्रेणी में कैसे जुटेगा भाई? तो अभी मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे एक बनेगा फिगर, फिगर के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे लेट। इसके बाद इस क्वेश्चन को ना आप यू उड़ा सकते हैं। तो उड़ाते हैं भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, इस चीज को क्लीन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि फिगर कैसे बनता है। फिगर ड्रॉ करना है आपको। एक सीरीज ये रहा, एक रहा, ये सीरीज एक रहा, ठीक है। डॉट डॉट करके इस तरह बहुत सारी सीरीजें होती है, तो मैं यहाँ पे 3 सीरीज का ही बात कर रही हूँ। तो अब क्या करना है, इसे इन तीनों सीरीजों को क्या क्या है, भी विभवांतर वाला बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। ये श्रेणी क्रम है। ठीक है, श्रेणी क्रम में कुछ इस तरह जोड़ा जाता है भाई। अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर, ये आपका V1, इसका अगर बात करें तो V2 और इसका बात करें तो V3। ओके, और अब इसको बात करें इधर का, और इधर आप यहाँ पे लिखिए C1 और ये रह गया आपका C2। अगर इस पेन से दिख नहीं रही होगी तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये रहा आपका C1 और ये यहाँ से यहाँ तक का रहा C2 और ये रहा आपका ये यहाँ से यहाँ तक का C3। अब आप सिंपल सा फिगर बनकर रेडी हो गया। बस यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस लीजिए, इसको भी विभवांतर वाले बैटरी के साथ जोड़ा गया है। तो अब इस फिगर में आप जो चीज वर्क किए भाई, जो जो चीज काम किए, यहाँ पे आपको सारी चीजें लिखनी होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि 3 संधारित्र है जिसकी धारिता C1, C2, C3 है और इसको भी विभवांतर वाला बैटरी के साथ जोड़ा गया है। यही चीजें हो गई आपकी माना की। ठीक है, तो अगर बात करें श्रेणी क्रम में आप कोई भी चीज को जोड़ते हैं, संधारित्र के प्लेटों को तीनों को जोड़ते हैं ना, तो उसके बाद आपका इसमें विभवांतर चेंज होता है, इसमें चार्ज चेंज नहीं होता है। बस 5 क्रम में चार्ज चेंजेस होगी, मैं उसको आपको 5 क्रम में डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, तब श्रेणी क्रम का बात करें तो हमेशा हमेशा इसका विभवांतर चेंज होगा। आपको ये चीजें याद रखनी ही है भाई। तो काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं माना कि 3 संधारित्र है जिसकी धारिता C1, C2 तथा C3 है
और इन्हें भी विभवांतर विभवांतर वाली बैटरी के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, बस आपको यही चीजें यहाँ पे माना कि में लिख देना है। क्या लिखिए भाई, माना कि 3 संधारित्र है जिसकी धारिता C1 C2 C3, ये रहा C1 C2 C3, और इन्हें क्या किया गया, भी विभवांतर वाले बैटरी के साथ जोड़ा गया। बस आपको यही चीजें यहाँ पे लिख देनी है। अब यहाँ पे आपको लिखना है अब मैं बीच में एक लाइन दे देती भाई। अब आप लोग जानते हैं, अब यहाँ लिखेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस ऑफ V3। क्यों भाई, अगर आपको कुल विभवांतर निकालनी होगी, टोटल ये विभवांतर निकालनी होगी, तो आपको V1 V2 V3 को जोड़ना होगा, तो जाके विभवांतर निकल जाएगा। लेकिन इसको डायरेक्ट जोड़ा सकता नहीं, हम लोग जानते हैं कि यहाँ C इज इक्वल टू Q बाय V होता है। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ रखी है। ठीक है, अगर यहाँ से आपको V का मान निकालना तो CV इज इक्वल टू Q हो जाएगा, और यहाँ से जैसे आप V का मान निकालते तो V इज इक्वल टू आपका Q बाय C हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीजें किसने बोला कि सीरीज में जोड़ा गया है, एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो सीरीज का बात किया गया है यहाँ पे, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे CS। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे सारी चीजें। अब यहाँ पे जहां जहां B है उसको यहाँ पे Q बाय CS पुट कीजिए, यहाँ जहाँ B1 भी याद रखा है वहां पे C1 पुट कीजिए। तो यहाँ पे लिखते हैं, परंतु क्या लिखते हैं यहाँ पे, V इज इक्वल टू Q बाय CS। क्यों लिखे CS पता चल गया। अब V1 जहां वहां पे लिखिए Q बाय C1। अब जहां आपको दिख रही है V2 वहां पे लिखिए आप Q बाय C2। उसके बाद जहाँ पे आपको V3 दिख रही है वहां पे आप लिखिए Q बाय C3, और डायरेक्ट यहाँ पे सारी चीजों को मान पुट कर दीजिए, जैसे पुट करते हैं Q बाय CS, फिर इज इक्वल टू आपका हो जाता है यहाँ पे Q बाय C1 प्लस ऑफ Q बाय C2 प्लस ऑफ Q बाय C3। उसके बाद कॉमन करते हैं Q को, तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाता है Q इंटू आ जाता है 1 बाय C1 प्लस ऑफ 1 बाय C2 प्लस ऑफ 1 बाय C3। ठीक है, अब जैसे ये Q से Q से कट आते हैं भाई, तो यहाँ पे आ जाता है Q बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस ऑफ 1 बाय C2 प्लस ऑफ 1 बाय C3। तो ये चीजें आपका निकल के आ जाती है। कब, जब पूछेगा आपको श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता निकाल के दिखाओ, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा। अब आपको ले चलते हैं पास क्रम की ओर, तो फटाफट आप यहाँ से यहाँ तक सारी चीजों को नोट कर लीजिए। ये ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है बनाना, बस मैं आप एक ट्रिक याद रखिए कि जब भी हमको श्रेणी क्रम में बोलेगा जोड़ने के लिए, तो मुझे विभवांतर बस चेंज होगा। हम ना इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते थे कि कहाँ विभवांतर लिखे, कहाँ चार्ज लिखे, भाई क्या चेंज होगा। तो आपको सिंपल सा एक याद रखना है कि जब हमको श्रेणी क्रम में बोलेगा निकालने के लिए, तो उसका विभवांतर बस चेंज होगा। जब पास क्रम का बोलेगा तो उसमें अपने चार्ज चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपको याद रखनी है, इसमें कुछ नहीं याद रखना। आप सिंपल से यहाँ से यहाँ तक सारी चीजें बना सकते हैं, तो उसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं। ओके, इस चीज को मैं क्लीन कर देती हूँ भाई। अब बात कर लेंगे पास क्रम के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पार्श्व क्रम के बारे में। ओके, पार्श्व क्रम, ठीक है, तो यही हो गया आपका पार्श्व क्रम। और पार्श्व क्रम संयोजन बोले या फिर आपको समांतर क्रम संयोजन मिले, दोनों चीजें सही है। तो मुझे क्या करनी होगी, मुझे यहाँ पे एक पार्श्व क्रम संयोजन बनाना होगा। तो काम करते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन बनाते हैं। भाई पार्श्व क्रम कैसा होगा, जब पैरेलल में होगा। तो भाई मुझे बोला समांतर क्रम, तो ये रहा आपका समांतर क्रम। ओके, एक समान आपको दिख रही होगी। अब इसे ऐसे कर देते हैं भाई, इसको इसके साथ जोड़ा गया है, और ये जो है आपका एक भी विभवांतर वाला बैटरी के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, इसको समांतर क्रम का डिफिनेशन याद रखने में ना हालत खराब हो जाता था मेरा। तो किस किस स्टूडेंट्स का होता था वो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई, क्योंकि समांतर क्रम श्रेणी क्रम का डिफिनेशन ना 10 में हमको बिल्कुल याद नहीं होता था। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, सिंपल से यहाँ पे क्या करनी होगी, यहाँ पे मुझे लिखनी होगी चार्ज जो होगा यहाँ पे Q1 हो जाएगी, और यहाँ पे चार्ज हो जाएगी Q2 भाई, और यहाँ पे चार्ज हो जाएगा आपका Q3। ठीक है, देखिए जो श्रेणी क्रम मैंने संयोजन बताई थी, उसमें आपका चार्ज चेंज नहीं ना हुआ था, बस विभवांतर चेंज हुआ था। इसमें जो होगा, इसमें चार्ज चेंज होगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल सीरीज में जोड़ा गया है, और उस चीज को क्या किया था, एक सीरीज में जोड़ा गया था, इसको एक पैरेलल में जोड़ा गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका चार्ज चेंजेस होगा। ठीक है, चार्ज चेंजेस होने के साथ साथ इसकी धारिता भी कुछ चेंजेस होगी भाई। तो धारिता यहाँ पे C1 हो जाएगी भाई, और अगर बात करें यहाँ का तो C2 हो जाएगा, और यहाँ का बात करें तो यहाँ पे धारिता C3 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे माना कि मैं आपको सिंपल सा लिखना है, यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिए माना कि जो जो फिगर में किए हैं वो आप वही चीजें लिख दे दी। वित्र है जिसकी धारिता का बात करें, वो आपको धारिता कितना है भाई, C1 C2 तथा C3। ठीक है, C3 है, धारिता कितनी है, C1 C2 C3। और अगर बात करें इन्हें पार्श्व क्रम संयोजन
में भी विभवांतर वाली बैटरी के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप की ओर चल जाना है, और वो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे अब Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, इस तरह क्यों हुआ भाई, क्योंकि इसे पांच क्रम में जोड़ा गया है इसलिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगर हम Q के जगह पे आप कैसे निकालते हैं इसका मान, तो Q की जगह पे कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताई, C इज इक्वल टू Q बाई V होता है भाई। लेकिन जैसे यहाँ पे 1 रखते हैं, तो जैसे Q का मान निकालेंगे, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इससे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो C इंटू V हो जाती है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, C इंटू V हो जाता है। कैसे हुआ पता चल गया। अब आपको क्या करना है, जहां जहां पे यहाँ पे Q दिख रही है उस जगह आपको क्या करनी होगी, उस जगह आपको लिखनी होगी सी भी। तो यहाँ पे लिखेंगे Q इज इक्वल टू सी भी, लेकिन C जो यहाँ पे होगा वो क्या लिए, पैरेलल लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सी पी इंटू भी। ठीक है, अब बात करते हैं आपका Q1 की जगह पे, Q1 की जगह पे हो जाएगा आपका C1 भी, और फिर हो जाएगा आपका Q2 की जगह पे C2 और भी, और आपका Q3 की जगह पे हो जाएगा C3 भी। ठीक है, तो यही चीजें आपको क्या करनी देनी होगी, पुट कर देनी होगी। तो यहाँ पे CP इंटू भी यहाँ पे पुट करते हैं, Q की जगह पे इतना मान दे रखा है, तो यहाँ पे जैसे पुट करते हैं CP इंटू भी इज इक्वल टू आपका हो जाता है C1 भी प्लस ऑफ C2 भी प्लस ऑफ C3 भी। ठीक है, अब भी सबको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे आप कॉमन लेते हैं तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, CP इज इक्वल टू हो जाता है आपका भी C1 प्लस C2 प्लस C3, और इन दोनों को कटा देते हैं, CP इज इक्वल टू बचता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो यही चीजें आपकी आ जाती है, जब पास टर्म में किसी चीज को संयोजित करते हैं तो आपका ये मान निकल के आ जाता है। ठीक है, तो पास क्रम में संयोजित करने पर अगर समतुल्य धारिता पूछेगा तो ये चीजें होंगी, श्रेणी क्रम में पूछेगा तो भाई 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, तो ऐसा अगर आपको कोई कोई क्वेश्चन दिखेगी तो आपको यहाँ तक लाना होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पास क्रम का क्या हो जाता है, समतुल्य धारिता, तो ये आपको टिक कर देनी है। ओके, तो आज का क्लास कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार और मजेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।